एनर्जी का टॉपिक पढ़ रहे थे जिसमें हमने फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को शॉर्टली इंट्रोड्यूस कराया था और उसमें से एक फॉर्म को लेके मैकेनिकल एनर्जी को लेके उसकी दो टाइप्स हमने डिस्कस की थी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इनकी डिटेल में डिस्कशन हुई थी, मैथमेटिकल रिलेशन इनके डिराइव किए गए थे और एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे, जिसके उन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इसमें काफ़ी सारी फॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराई गई हैं। जस्ट इंट्रोडक्शन है, ब्रीफली डिस्कस हुई हैं। इनकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, फार्मूलाज नहीं हैं कि हम इनको कैलकुलेट कैसे करेंगे। इनके नेम्स हैं, इनको डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं, इनके एग्जांपल्स क्या हैं, इनके सोर्सेज क्या हैं, ये चीज़ें इन टॉपिक्स में डिस्कस हुई हैं। इससे थ्योरेटिकल टॉपिक, इसमें फार्मूलाज वगैरह इंक्लूड नहीं हैं। एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, उसमें से कुछ फॉर्म्स यहाँ पे दिखाई गई हैं। मैकेनिकल एनर्जी, जिसको हमने डिस्कस किया है कि इसकी दो टाइप्स हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी। इसके अलावा भी और टाइप्स हो सकती हैं एनर्जी की, लेकिन हमारे जो कोर्स का पार्ट हैं वो यही 7 टाइप्स हैं। सबसे पहले इसमें मैकेनिकल एनर्जी डिस्कस हुआ है। हमने जो दो टाइप्स पढ़ी थी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, उसमें मोशन को अलग कंसिडर किया था। एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ बॉडी इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और पोजीशन को अलग डिस्कस किया था। एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, या हाइट जिसमें डिस्कस की थी। तो अगर किसी बॉडी के अंदर मोशन की वजह से या पोजीशन या हाइट की वजह से कोई एनर्जी हो, तो इसका मतलब ये है कि उसके पास मैकेनिकल एनर्जी है। इसीलिए मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन में मोशन और पोजीशन दोनों का वर्ड आएगा। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन और पोजीशन इज़ कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी किस किस चीज़ में होगी? जो चीज़ मूव कर रही होगी या फिर किसी हाइट पे होगी। फॉर एग्जांपल, वाटर रनिंग डाउन अ स्ट्रीम, विंड, मूविंग एयर, अ मूविंग कार, अ लिफ्टेड हैमर, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी की टाइप्स बन जाती हैं। उसके बाद लिफ्टेड हैमर एंड स्ट्रेच्ड बो, अ कैटापल्ट और अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी की टाइप्स हैं। पोजेस मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी की टाइप्स भी लिख सकते हैं, उसके भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी की और दोनों की भी लिख सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी गिवन आउट बाय हॉट बॉडीज़। हॉट बॉडीज़ जो एनर्जी इजेक्ट करती हैं, रिलीज़ करती हैं, दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ कॉल्ड हीट। इसके सोर्सेज क्या हैं? फ्यूल बर्न करके हम हीट एनर्जी गेन कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे भी फ्रिक्शन होगी, जो हमने यूनिट 3 में और 4 में डिस्कस किया था, फ्रिक्शन को, मोशन की वजह से फ्रिक्शन आती है, जहाँ पे भी फ्रिक्शन होगी, अपोजिंग फोर्स आ रही होगी, वहाँ पे भी हीट जनरेट होगी। और इसका सबसे बड़ा सोर्स है सन। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग फ्यूल। फ्यूल में पेट्रोल, डीजल, हमारी नेचुरल गैस और केरोसिन ऑयल, इस टाइप के जितने फ्यूल्स हैं, इनको बर्न करके भी हम हीट एनर्जी गेन कर सकते हैं। हीट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस व्हेन मोशन इज़ अपोज बाय फ्रिक्शनल फोर्सेस। फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से जब मोशन को अपोज किया जाए, जिसकी वजह से मूविंग बॉडी रुक जाती है, वहाँ पे भी हीट जनरेट होती है। दो बॉडीज़ आपस में रब हो रही हैं, मोशन में हैं, आप दोनों हैंड ही रब कर लें तो इनके अंदर भी फ्रिक्शन होगी और थोड़ी देर में हमें हीटिंग फील होगी। तो इसका मतलब ये है कि हीट की वजह से, रबिंग की वजह से जो फ्रिक्शन आ रही है, उससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ऐसे ही ब्रेक जब अप्लाई की जाती है, उसमें मोशन को स्टॉप किया जाता है ड्यू टू द अपोजिंग फोर्स और द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द ब्रेक शू एंड द टायर्ड व्हील ड्रम। वहाँ पे भी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही मोशन रुकी है। जहाँ पे भी फ्रिक्शन हो वहाँ पे हीटिंग होती है। यही रीज़न है कि
हमारे व्हीकल्स के जो व्हील्स हैं उनके जो ड्रम है उसको अगर हम टच करें आफ्टर सम मोशन, जब हम ब्रेक वगैरह अप्लाई करें तो वो हीट अप हुए होते हैं, वो भी फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हुई होती है। द फूड्स वी टेक प्रोवाइड अस हीट एनर्जी। हमें हीट एनर्जी कहाँ से मिल सकती है? जो हम फूड खाते हैं उससे भी हमें हीटिंग मिलती है। द सन इज़ द मैन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, और सबसे बड़ा सोर्स जो हीट एनर्जी का दैट इज़ द सन। सन इज़ द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी एज वेल एज लाइट एनर्जी। द नेक्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसकी पेड डेफिनेशन टॉपिक के अंदर तो नहीं है, लेकिन हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। एनर्जी प्रोड्यूस बाय द मोशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस की मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज़ वन ऑफ द वाइडली यूज फॉर्म ऑफ एनर्जी। It can be supplied easily to any desired places through wires. इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम आगे डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम एक जगह से दूसरी जगह भी इजीली पहुंचा सकते हैं। और हमें ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ पे मिल सकती है, इसका सोर्स क्या है? अगर हमारे पास कोई बैटरीज़ हैं या सेल्स हैं उसके अंदर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो सकती है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। या फिर अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में जनरेट कराना चाहें उसके लिए हमें इलेक्ट्रिकल जनरेटर चाहिए होते हैं। दीज इलेक्ट्रिक जनरेशन आर रन बाय हाइड्रो पावर। जो अब डिपेंड करता है कि हमें वो इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट कितनी चाहिए। जस्ट हमें 2-3 लाइट्स और फैंस ही ऑन करने, या एक हाउस जो है उसको रन करना है, कोई इंडस्ट्री रन करनी है, या कोई काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन को हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है, तो जितनी हमारी डिमांड ज़्यादा हो उसी के हिसाब से हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर भी बड़ा होता जाएगा, और उसको रन कराने के लिए भी हमें एक बिग सिस्टम चाहिए होगा। जैसे हमारे हाइड्रो पावर प्लांट हैं जो डैम्स के ऊपर डैम्स के थ्रू, वाटर के थ्रू जो एनर्जी हम जनरेट कराते हैं, उस पावर को, उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है हम उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। हाइड्रो पावर कौन सी है? जो हाइड्रस मीन्स वाटर, वाटर को यूज़ करते हुए जो पावर हम अचीव कर रहे होते हैं और उसको हम गेन करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो बना रहे हैं। इसलिए यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डिस्कस हुआ है कि हम वाटर को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करा सकते हैं। तो अगर हमें ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, बड़े इलेक्ट्रिक जनरेटर हमें रन कराने, तो वो हम कहाँ जनरेट करा रहे हैं, कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं? हाइड्रो पावर प्लांट्स में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो यूजिंग वाटर है। वाटर की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ करते हुए हम जो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हैं उनको रन कराते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। थर्मल पावर कौन सी है? जो हीट के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराते हैं। जैसे कोल पावर प्लांट हैं, उसमें हम कोल को बर्न करते हैं, उससे हीट लेते हैं, हीटिंग से हम वाटर को बॉयल करते हैं, उससे स्टीम लेते हैं, स्टीम से हम टरबाइंस को रन कराते हैं, टरबाइन से जनरेटर रन करते हैं। तो उस जनरेटर से, इलेक्ट्रिक जनरेटर से फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। थर्मल का वर्ड हीट के लिए यूज़ होता है। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो हीट के थ्रू प्रोड्यूस कराई जा रही हो उस जगह को या उस पावर प्लांट को हम थर्मल पावर भी कहते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक और सोर्स या जिससे हम जनरेट कराते हैं दैट इज़ द न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर को यूज़ करके भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा सकते हैं और करा रहे हैं। इन सब में से सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो सकती है वो न्यूक्लियर पावर के थ्रू हो सकती है। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है वो भी हमारे इसी फॉर्म ऑफ एनर्जी में बिल्कुल एंड पे डिस्कस होगा। द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ साउंड एनर्जी। साउंड कब जनरेट होती है? जहाँ पर भी वाइब्रेशन हो वहाँ पे साउंड जनरेट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन यू नॉक एट द डोर यू प्रोड्यूस साउंड। डोर पे नॉकिंग की जाए तो वहाँ पे साउंड क्यों प्रोड्यूस हो रही है? क्योंकि हम उस डोर पे जब नॉक करते हैं तो वो सरफेस वाइब्रेट करती है। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ प्रोड्यूस व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स। जब भी वाइब्रेशन होगी वहाँ पे साउंड जनरेट होगी, या फिर हमें साउंड एनर्जी जनरेट कराने के लिए वाइब्रेशन की ज़रूरत होती है। सच एज वाइब्रेटिंग डायफ्राम ऑफ अ ड्रम
जो हमारे डोल हैं उसका जो साइड पे जो डायफ्राम लगा होता है, जो एक कपड़ा सा है या कोई भी दूसरा मटेरियल है, उसको हम डायफ्राम कहते हैं, उसको भी जब बीट किया जाता है तो वो भी वाइब्रेट करता है। तो उस वाइब्रेशन की वजह से साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ स्टार एंड वाइब्रेटिंग एयर कॉलम, ये हमारे जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें हमें ये वाइब्रेशन, इसको हम अच्छी तरह फील कर सकते हैं कि वो स्ट्रिंग्स वाइब्रेट कर रही होती हैं, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। विंड इंस्ट्रूमेंट्स सच एज फ्लूट पाइप्स, ये हमारे जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम इजीली इसमें वाइब्रेशन को देख सकते हैं कि वाइब्रेशन के थ्रू साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। लाइट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है ये एक तो हमारी ज़रूरत भी है, डेली लाइफ में हम इसको यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ अगर प्लांट्स को भी देखा जाए तो वो भी सिर्फ़ और सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में ही फूड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। वी ऑल्सो नीड लाइट टू सी थिंग्स। लाइट, दैट्स वाई द लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। वी गेट लाइट फ्रॉम कैंडल्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, जो हमारी ट्यूब लाइट्स होती हैं, एंड ऑल्सो बाय बर्निंग फ्यूल। इनके सोर्सेज क्या हैं लाइट एनर्जी के? कैंडल के थ्रू हम लाइट एनर्जी ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब्स के थ्रू जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, जो ट्यूब लाइट्स जिनको हम कहते हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब्स हैं, उनके थ्रू लाइट एनर्जी मिल सकती है। या फिर हम फ्यूल को बर्न करें, अगर हम बर्निंग करें, आग जलाएं, तो वहाँ पे हीट के साथ साथ हमें लाइट भी मिल रही होती है। इसका मतलब ये है कि बर्निंग फ्यूल भी लाइट एनर्जी का एक सोर्स है। हाउएवर मोस्ट ऑफ द लाइट कम्स फ्रॉम द सन, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अमाउंट है जो हमारे पास पहुंच रही है लाइट एनर्जी की, वो सन से ही आ रही है। सो सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी एज वेल एज हीट एनर्जी फॉर अस। केमिकल एनर्जी, जहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हो रहे होंगे वहाँ से हमें केमिकल एनर्जी मिल सकती है, या फिर अगर हमें कोई केमिकल एनर्जी लेनी है तो उसके लिए हमें केमिकल रिएक्शन कराना होगा। एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। अब इसके सोर्सेज क्या हैं, यहाँ पे मेन सोर्सेज ही डिस्कस हुए। जो हम फूड खाते हैं उसके थ्रू भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें, और उन केमिकल रिएक्शन की वजह से हमें हमारे मसल्स को एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी हमें मिलती है। केमिकल एनर्जी इज़ प्रेजेंट इन फूड, फ्यूल्स एंड इन अदर सब्सटेंसेस। फ्यूल्स में भी केमिकल एनर्जी है, फ्यूल केमिकल ही है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल वगैरह ये सब फ्यूल्स हैं और ये केमिकल्स हैं, और इनके अंदर केमिकल एनर्जी है। जब भी हम इनका केमिकल रिएक्शन कराएं, इनको बर्न कराएं, तो वहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन होगा, बिकॉज दे बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो उस केमिकल रिएक्शन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, चाहे वो हीट एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, वो उसके साथ साथ केमिकल एनर्जी भी होगी, क्योंकि वो केमिकल्स के थ्रू हम जनरेट करा रहे हैं। वी गेट अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम दिस सब्सटेंसेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। इन केमिकल रिएक्शन के दौरान हम दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ वुड, कोल और नेचुरल गैस इन एयर इज़ अ केमिकल रिएक्शन विच रिलीज। अगर हम इनको बर्न करें एयर में तो इसके साथ साथ हमें क्या मिलेगी, एनर्जी एज अ हीट एंड लाइट। हमें हीट एनर्जी भी मिलेगी और लाइट एनर्जी भी मिलेगी। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक सेल्स एंड बैटरीज एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो बैटरीज और इलेक्ट्रिक सेल्स से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, वो भी केमिकल रिएक्शन की वजह से उसमें चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो हमें वहाँ पे केमिकल एनर्जी के साथ साथ और फॉर्म्स ऑफ एनर्जी भी मिलेंगी, जस्ट लाइक हीट एंड लाइट एनर्जी। एनिमल्स गेट हीट एंड मस्कुलर एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट। मस्कुलर एनर्जी जो हमें मिलती है या एनिमल्स को मिलती है, वो भी फूड के थ्रू मिलती है, और फूड के थ्रू भी केमिकल रिएक्शंस ही होते हैं। जो भी एनर्जी, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा, उससे हमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज मिल सकती हैं। तो ये जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का टॉपिक है, इसमें मेनली डेफिनेशंस या उनके सोर्सेज या उनके एग्जांपल्स पूछी जाती हैं, या फिर ये है कि डिटेल नोट आ जाता है तो 3 टाइप्स के ऊपर कि आप इन टाइप्स को एक्सप्लेन करें।
इन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में जो लास्ट टाइप आपकी बुक में डिस्कस हुई है दैट इज़ द न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी ये हमारे पास एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसके थ्रू हम हीट एनर्जी भी गेन कर सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी इज़ द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन। न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर रेडिएशंस की फॉर्म में रिलीज होती है। इन एडिशन टू हीट एंड लाइट, हीट और लाइट के साथ साथ हमें न्यूक्लियर रेडिएशंस भी उस न्यूक्लियर एनर्जी में मिल रही होती हैं। ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन सच एज फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं उसके दो टाइप्स हैं, एक फिशन रिएक्शन है, एक फ्यूजन रिएक्शन है। यहाँ पे हम इसको सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे कि जिसमें हम न्यूक्लियर का वर्ड न्यूक्लियस से मिलता जुलता है। इसका मतलब है ये ऐसी एनर्जी है जो एटम के न्यूक्लियस से रिलेट कर रही होगी। इसमें दो अगर मैन टाइप्स को हम शॉर्टली डिस्कस करें तो न्यूक्लियस को ब्रेक करने से भी एक काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिलती है और उनको ज्वाइन करने से भी एक बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। तो ब्रेकिंग की वजह से, न्यूक्लियस के ब्रेकिंग की वजह से जो एनर्जी मिलती है दैट इज़ द फिशन एनर्जी, और उस रिएक्शन को हम फिशन रिएक्शन भी कहते हैं। और अगर हम उन्हीं को ज्वाइन करें वापस, वहाँ पे जो हमें एनर्जी मिलती है उस रिएक्शन को हम फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। तो ये दो मैन न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं जिसके थ्रू हम हीट और लाइट एनर्जी ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें न्यूक्लियर रेडिएशंस भी मिलती हैं। हीट एनर्जी रिलीज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। न्यूक्लियर रिएक्टर्स जहाँ पे ये न्यूक्लियर रिएक्शंस कराए जाते हैं, फिशन रिएक्शन हो या फ्यूजन रिएक्शन हो, वहाँ पे क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ी अमाउंट हीट एनर्जी की मिलती है तो हम उस हीट एनर्जी को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी जनरेट करा सकते हैं। द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन फॉर द लास्ट बिलियंस ऑफ ईयर्स इज़ द रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस टेकिंग प्लेस ऑन द सन। जो हम तक सन से हीट एनर्जी मिल रही है, जो सन पर रिएक्शंस हो रहे हैं वो भी न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, और वो उन न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से ही वहाँ पे हीट एनर्जी जनरेट हो रही है जो तकरीबन हर जगह पे एक एनर्जी का सोर्स बनते हैं, चाहे वो हीट एनर्जी का हो या लाइट एनर्जी का हो। अ न्यूक्लियर पावर प्लांट यूजेस द एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स सच एज फिशन टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर। न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन से, जहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कराएंगे। A nuclear power plant uses the energy release in nuclear reactor। न्यूक्लियर रिएक्टर वो मैन जगह है जिस न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर इस रिएक्टर में न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे होते हैं सच एज फिशन रिएक्शन टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर। इस टॉपिक से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन भी एक दफ़ा बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है, डिस्कस ब्रीफली 3 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, या फिर एक ये क्वेश्चन भी आ चुका है, राइट अ नोट ऑन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड न्यूक्लियर एनर्जी। ऐसे स्पेसिफिकली भी किसी 2-3 टाइप्स का नाम लेके उन फॉर्म ऑफ एनर्जी पे नोट लिखने के लिए भी आ सकता है, किसी एक फॉर्म पे भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, और इनके जो एग्जांपल्स और सोर्सेज हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि ये जो एग्जांपल है ये हमें किस एनर्जी के थ्रू मिल रही है या किस एनर्जी के अंदर ही आती है या इसका सोर्स क्या है। इस टॉपिक को शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर करेंगे। सोर्सेज, एग्जांपल्स, डेफिनेशंस, इनकी हेडिंग्स के साथ साथ आप इसका नोट लिखेंगे। ये जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमने पढ़ी हैं ये हर फॉर्म दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कन्वर्ट होगी इंटरनली एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, दैट इज़ इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हमने फ्यूल को बर्न किया तो वो एनर्जी ख़त्म हो गई है। एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। फ्यूल बर्न करने के साथ अगर बर्निंग ऑफ फ्यूल अगर हमारा मेन टारगेट ये था कि हम हीट एनर्जी लें तो वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी में, और उस हीट एनर्जी को हमने किसी भी और स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ कर लिया। जैसे उसी हीट एनर्जी को यूज़ कर लें हम वाटर बॉयल कराने के लिए, तो इस तरह एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। वो फॉर्म ऑफ कोई भी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, लेकिन अब
उस हीट एनर्जी के साथ साथ हमें लाइट एनर्जी भी मिल रही होती है। तो इसका मतलब ये हुआ केमिकल एनर्जी दो फॉर्म में चली गई, हीट में भी और लाइट में भी। हमारा टारगेट हीट एनर्जी था तो हमने उसको डिस्कस किया। अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी में यूजिंग इलेक्ट्रिक बल्ब्स, तो लाइट एनर्जी के साथ साथ हमें हीट एनर्जी भी मिल रही होती है। अगर आप बल्ब को टच करें जो ग्लो कर रहा होता है तो वो आपको हॉट फील होता है, तो वो हीटिंग उसको कहाँ से मिल रही है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कन्वर्ट हो रही है लाइट एनर्जी में, उसके साथ साथ वहाँ पे हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है। तो ऐसे किसी भी एनर्जी को, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही टॉपिक है हमारा। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, however it can be converted into some other form। इसके साथ हम एक और वर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना हम क्रिएट करा सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना वो डिस्ट्रॉय होती है। क्रिएट हम नहीं करा सकते एनर्जी, एनर्जी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्रिएट की हुई है। हम उस एनर्जी को, जो हमारे पास सबसे बड़ा बिग सोर्स हमें मिला हुआ है सन का, मेनली हम वहाँ से जितनी फॉर्म ऑफ एनर्जी है हमें उधर से ही मिलती हैं, उसी का हर फॉर्म ऑफ एनर्जी का उसके साथ कोई ना कोई लिंक है। तो एनर्जी हम क्रिएट नहीं करा सकते, लेकिन एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में हम कन्वर्ट करा सकते हैं। वो कन्वर्जन होने के बाद वो एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुई होती, किसी दूसरी फॉर्म में चली जाती है। इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं कि एनर्जी कंजर्व रहती है, सेव रहती है, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चली जाती है। अब केमिकल एनर्जी अगर हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो हमारे पास पीछे केमिकल नहीं बचा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एनर्जी ख़त्म होगी। हमारे सामने केमिकल एंड हुआ है लेकिन एनर्जी ख़त्म नहीं हुई, वो हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, रब योर हैंड्स टुगेदर क्विकली, यू विल फील देम वार्म। अपने हैंड्स को हम रब करें तो वार्म हो जाते हैं। वो हीटिंग कहाँ से आई है? वो हमारे जो मसल्स आपस में रब हुए ड्यू टू फ्रिक्शन, वहाँ पे एनर्जी जनरेट हुई है। तो मस्कुलर एनर्जी कन्वर्ट होगी हीट एनर्जी में। यू हैव यूज योर मस्कुलर एनर्जी इन रबिंग हैंड्स, एज अ रिजल्ट हीट इज प्रोड्यूस। इन द प्रेजेंस ऑफ रबिंग हैंड्स, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। हमारी मस्कुलर एनर्जी को यूज़ करते हुए हमने हैंड्स को रब किया, मूव कराया, तो इसका मतलब ये है मस्कुलर एनर्जी पहले कन्वर्ट हुई मैकेनिकल एनर्जी में, और वहाँ पे मोशन की वजह से फ्रिक्शन हुई और फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी जनरेट हुई। तो ये एनर्जी कन्वर्जन का प्रोसेस शो हो रहा है जस्ट हैंड को रब करने से भी। ऐसे ही वाटर साइकिल इधर थोड़ा सा डिस्कस हुआ है कि जिसमें एनर्जी कन्वर्जन हम देख सकते हैं। प्रोसेसेस इन नेचर आर द रिजल्ट ऑफ एनर्जी चेंजेस। फॉर एग्जांपल, सम ऑफ द हीट एनर्जी फ्रॉम द सन इज़ टेकन अप बाय वाटर इन द ओशंस। ओशंस में जो वाटर है वहाँ वो सन से हीट एनर्जी लेता है, उसकी वजह से क्या होता है? दिस इंक्रीजेज द थर्मल एनर्जी, उससे वाटर की थर्मल एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। द थर्मल एनर्जी कॉजेज वाटर टू इवेपोरेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर वेपर्स फ्रॉम द सरफेस टू फॉर्म वाटर वेपर्स। वाटर ने सन से हीट एनर्जी ली, जिसकी वजह से इसकी थर्मल एनर्जी इंक्रीज कर गई। थर्मल एनर्जी इंक्रीज हुई है तो सरफेस ऑफ वाटर से वाटर इवेपोरेट होना शुरू हो गया। These vapors rises up and forms cloud. As they cool down, they form water drops. अब यहाँ से थर्मल एनर्जी कन्वर्ट कर रही है वेपर्स में वाटर को, तो इधर मोशन आ रही है तो काइनेटिक एनर्जी, या फिर आप ये कह लें कि वाटर मूव भी कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी थी। अब वो वाटर वेपर्स ऊपर रेज कर रहे हैं, हाइट पे जा रहे हैं, तो वो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में। थर्मल एनर्जी भी कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। ऊपर हाइट पे पहुंच के अब यहाँ पे इनके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, और अगर ये मूव कर रहे हैं तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है इन क्लाउड्स के पास। दीज वेपर राइजेज अप एंड फॉर्म क्लाउड्स। एज दे कूल डाउन दे फॉर्म वाटर ड्रॉप्स एंड फॉल डाउन एज रेन। पोटेंशियल चेंजेस टू काइनेटिक एनर्जी। अब मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, नीचे आते आते उनके पास पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है लेकिन काइनेटिक एनर्जी उनके पास आती जा रही है वाटर ड्रॉप्स के पास। एज द वाटर फॉल्स डाउन, इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंजेस इनटू थर्मल एनर्जी। यहाँ पे आने के बाद उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कन्वर्ट हो गई थर्मल एनर्जी में। वाइल पार्ट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज द रेन वाटर फ्लोज डाउन, सॉरी नॉट फॉल्स डाउन। वेपर्स से क्लाउड्स बने, क्लाउड्स में पोटेंशियल एनर्जी से ही पोटेंशियल एनर्जी
में यहाँ पे जब टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, वापस वाटर ड्रॉपलेट्स बने, उसकी वजह से पानी इधर इकट्ठा हो गया। अब ये पानी अगर फ़्लो कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी जो वाटर के पास है वो थर्मल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही है, जैसे जैसे इसको सन से हीट मिल रही है। एज द रेन वाटर फ्लोज डाउन, इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंजेस इनटू थर्मल एनर्जी, while parts of kinetic energy flowing water is used to wash away soil particles of rocks known as soil erosion। अब वाटर की मोशन के साथ साथ जो इसके नीचे सॉइल है वो भी वॉश आउट हो रही है। तो काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट थर्मल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रहा है, मोशन की वजह से फ्रिक्शन भी आ रही है, हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है। एक तो सन से हीट एनर्जी मिल रही है, दूसरी इस वाटर की मोशन की वजह से भी हीट एनर्जी आ रही है। तो वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में और थर्मल एनर्जी में भी। और बाकी काइनेटिक एनर्जी किधर कंज्यूम हो रही है, इज़ यूज्ड टू वॉश अवे सॉइल पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स नोन एज सॉइल एरोजन। सॉइल एरोजन एक प्रोसेस है जिसमें वाटर जहाँ पे फ्लो कर रहा होता है वहाँ पे रॉक्स के ऊपर से सॉइल रिमूव हो रही होती है, तो उस प्रोसेस को हम सॉइल एरोजन भी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे सॉइल एरोजन में भी यूज़ हो रही है। तो हमने ये देखा है कि सन से जो हीट एनर्जी आई वाटर ने ली, उसकी थर्मल एनर्जी इंक्रीज़ कर गई, थर्मल एनर्जी कन्वर्ट होना शुरू हो गई काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी अगेन काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी अगेन थर्मल एनर्जी हीट एनर्जी में, और उसके साथ साथ ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहता है। तो हमें इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी कि एक एनर्जी की फॉर्म दूसरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो रही है वाटर साइकिल में एक बहुत अच्छी तरह इसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाती है। During the interconversion of energy from one form to other form, the total energy at any time remains constant। किसी भी टाइम पे अगर हम टोटल एनर्जी फाइंड आउट करना चाहें, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये 2-3 एनर्जीज़ ही इस वाटर साइकिल में आती हैं, इसके अंदर बहुत सारी एनर्जीज़ हैं। यहाँ पे लेट्स अगर 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी थी जब वाटर यहाँ पे ओशन में था, तो क्लाउड्स में अगर हम उतनी ही अमाउंट ऑफ वाटर को ले लें और वहाँ पे टोटल एनर्जी मैयर करें, वो चाहे पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हो, चाहे उसमें काइनेटिक एनर्जी भी हो, चाहे थोड़ी सी थर्मल एनर्जी भी हो, हम उसका सम कर लें तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमेशा सेम रहेगी। अगर 1000 जूल्स इधर था तो 1000 जूल्स हमें यहाँ पे भी मिलेगा, लेकिन उसकी फॉर्म डिफरेंट हो सकती है। इंटर कन्वर्जन के दौरान टोटल फॉर्म ऑफ एनर्जी सेम रहती है, ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं करती। लेकिन क्या होता है कि एनर्जी हमारा पर्पस कुछ और होता है। जैसे हम अगर लाइट एनर्जी लेना चाह रहे हैं तो उसके साथ हीट एनर्जी अगर हमें मिल रही है तो वो हमारे लिए उस टाइम पे वेस्ट हो रही होती है। इसलिए हमें जितनी डिज़ायर्ड क्वांटिटी होती है, या अगर 10 जूल्स ऑफ एनर्जी थी तो उससे हीट एनर्जी थी, या 10 जूल्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी थी तो हमें उससे 10 जूल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उसके साथ और फॉर्म्स ऑफ एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही होती हैं। जैसे हीट एनर्जी में भी काफ़ी सारी अमाउंट वेस्ट हो रही होगी। लेकिन अगर हम टोटल ले लें कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, या उसके साथ और फॉर्म्स भी हैं, उन सब को ऐड कर दें तो वो हमेशा सेम रहेगी। इस इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10। हाउ इज़ एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर? तो एक्सप्लेन। इसकी कंप्लीट डिटेल हमें इस टॉपिक में मिल जाती है, जिसमें स्टार्ट में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, उसको डिफ़ाइन किया गया, और 2 एग्जांपल्स हैं जिसमें रबिंग ऑफ हैंड है कि इसमें एनर्जी कैसे कन्वर्ट हो रही है, और वाटर साइकिल में तो कंप्लीट एनर्जी कन्वर्जन दिखा के ये बता दिया गया कि एक फॉर्म से दूसरी तीसरी में कन्वर्ट हुई और वापस वो साइकिल कंप्लीट होकर फर्स्ट फॉर्म में एनर्जी पहुँच आई है। वाटर साइकिल का एग्जाम अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, और अगर डिटेल में हमें इंटर कन्वर्जन देनी है तो उसमें भी एक क्वेश्चन आएगा। इसके फिगर को सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी बनाया जा सकता है। एक सर्कल में आप एरोज़ के थ्रू एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी एनर्जी से दिखा दें कि काइनेटिक एनर्जी के साथ एरो लगा के वाटर में पोटेंशियल एनर्जी दिखा दें, पोटेंशियल एनर्जी के बाद आगे अगेन काइनेटिक एनर्जी दिखा दें। तो ऐसे साइकिल में भी हम एक सिंपलेस्ट फॉर्म में ये इंटर कन्वर्जन दिखा सकते हैं, बजाय इसके कि हम एग्ज़ाम में ये बाकी जो सीनरी है इसको बनाने की कोशिश करें। इजी मेथड ये है कि हम कंपस लें, उससे एक सर्कल बनाएं, उस सर्कल को एरोज़ में कन्वर्ट कर दें और उन एरोज़ के साथ हम ये फॉर्म ऑफ एनर्जी की कन्वर्जन शो कर दें।
एक्सरसाइज का ही एक और क्वेश्चन है, नेम द 5 डिवाइसेस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ऐसे 5 डिवाइसेस हमने उनके नाम्स बताने जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। इलेक्ट्रिक मोटर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। ड्रिल मशीन है वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेती है और आगे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। हमारे जो सीलिंग फैंस हैं ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। वॉशिंग मशीन, ड्रायर हैं, स्पिनर जो होते हैं ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। या फिर हमारे ये जूसर हैं, ग्राइंडिंग मशीन्स हैं, ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। सो दीज आर द 5 डिवाइसेस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और भी इसके अलावा भी काफ़ी सारे डिवाइसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज नेम अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन सी डिवाइस कन्वर्ट करती है? दैट इज़ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर, अगर लेट्स हमारे पास जो हाउस होल्ड यूज़ का इलेक्ट्रिक जनरेटर है जिसमें हम पेट्रोल या डीजल फिल करते हैं, तो वो पेट्रोल या डीजल में जो केमिकल एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हुई, हीट से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रही होती है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर एक हमारे पास एक बिग टर्म हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली हम उस इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर भी उस कंपोनेंट पे जाएं जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है तो उसका नाम है डायनेमो। उस डायनेमो के थ्रू मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। पॉल वॉल्टर की भी एक एग्जांपल इधर डिस्कस हुई है कि जिसमें एक बंदा जो है वो एक पोल लेके दौड़ता है और फिर उसको जाके उस स्टिक को जाके ज़मीन में रखता है और वो भी जो उसके पास पोल है वो एनर्जी कन्वर्जन का काम कर रहा होता है। अब पोल वॉल्टर यूजेस अ फ्लेक्सिबल वॉल्टिंग पोल मेड ऑफ स्पेशल मटेरियल। इट इज़ कैपेबल टू स्टोर ऑल द वॉल्टर्स काइनेटिक एनर्जी। जब ये दौड़ता है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आती है। तो ये पोल ऐसे स्पेशल मटेरियल का होता है कि ये सारे की सारी काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता है। जब इसको बेंड किया जाता है सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब पोटेंशियल एनर्जी की वजह से पॉल वॉल्टर काफ़ी सारी हाइट पे जा सकते हैं। द वॉल्टर रन फास्ट एज पॉसिबल टू गेन स्पीड। द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द पोल वॉल्टर ड्यू टू स्पीड हेल्प्स हिम टू राइज अप एज द वॉल्टर स्ट्रेटन्स। जैसे ही वो वॉल्टर स्ट्रेट होता है उसको ज़मीन पे ला के फिक्स करता है तो काइनेटिक एनर्जी ये सारे के सारे पोल वॉल्टर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दस ही अटेन्स हाइट एज द पोल रिटर्न टू द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय द वॉल्टर इन द पोल। एनर्जी कन्वर्जन की एग्जांपल या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूटिलाइज करके पोल वॉल्टर सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें करतब दिखा देता है कि वो सिर्फ एक स्टिक के साथ कितनी हाइट पे चला गया। वहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन हो रहा है।